नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल ने दी जन्मदिन की बधाई, कहा सच्चाई की डगर आसान नहीं। दिल्ली में इस बार रावण के पुतलों में पटाखे लगेंगे या नहीं, आज उपराज्यपाल कर सकते हैं फैसला। दिल्ली में अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हत्याकांड में खुलासा, प्रेमी के उकसाने पर बेटी ने पिता की थी हत्या, मां ने पहले जताया था शक। केजरीवाल का बड़ा दावा, आईबी की रिपोर्ट में गुजरात में बन रही आपकी सरकार अपना वोट बटने न दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को जन्मदिन की बधाई दी है। सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में हैं। आप नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। सत्येंद्र जैन को जन्मदिन की बधाई देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज सत्येंद्र जैन का जन्मदिन है। 4 महीने से फर्जी केस में जेल में है। उसने मोहल्ला क्लिनिक दिए, 24 घंटे फ्री बिजली दी, सबके लिए अच्छे और फ्री इलाज का इंतजाम किया। दिल्ली के सीएम ने कहा, ये लोग जनहित के ये सब काम रोकना चाहते हैं। सच्चाई की डगर आसान नहीं होती। सत्येंद्र जैन जन्मदिन की मुबारक। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल 6 जून को सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के संबंधित स्थानों पर छापे मारे, क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैन की मदद की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में शामिल थे। छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 85 लाख रुपए नगद और 1 करोड़ 80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे। वहीं आप नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, गृह, बिजली, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास और बाढ़ और सिंचाई और जल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती विधानसभा से आपके विधायक हैं। हालांकि उनके विभागों का प्रभार अलग अलग मंत्रियों को अब सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने पटाखों को उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद राज्य में इस बार दशहरे पर रावण के पुतलों में भी पटाखे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं दशहरा करीब आने के बाद अब ये मांग उठ रही है कि रावण के पुतलों के दहन के लिए पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी दी जाए। माना जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज इस बात पर फैसला कर सकते हैं। दिल्ली धार्मिक महासंघ ने उपराज्यपाल से मांग की थी कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए ताकि दिल्ली के लोग उत्साह से विजयदशमी का पर्व मना सकें। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को पत्र लिखकर विजयदशमी पर धार्मिक भावनाएं आहत न होने का हवाला देते हुए ग्रीन पटाखों पर केजरीवाल सरकार द्वारा लगाए गए बैन को हटाने की मांग की थी। दिल्ली की आप सरकार पर एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली बीजेपी चीफ ने कहा कि दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देने का काम लगातार करती आ रही है। उसे विजयदशमी और रामलीला सहित अन्य हिंदू पर्वों से कोई मतलब नहीं। दिल्ली में हिंदुओं के पर्व पर ही केजरीवाल सरकार को दिक्कत आती है और उन्हें सारे प्रतिबंध याद आते हैं, जबकि हकीकत है कि केजरीवाल एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। दिल्ली में हर साल सर्दियों की शुरुआत में भीषण वायु प्रदूषण समस्या की वजह बनता है। इस बार दिल्ली सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वायु प्रदूषण पर लगाम के लिए लगातार अहम और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल सकेगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विंटर एक्शन प्लान लागू किया है। इसके तहत अगर आपके पास अपने वाहन का पॉल्यूशन चेक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ईंधन नहीं भरवा सकेंगे। दिल्ली सरकार का ये फैसला 25 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। इसकी जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जीआरएपी और विंटर एक्शन प्लान को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही 3 अक्टूबर से पर्यावरण मंत्रालय का वॉर रूम काम करने वाला है। ये वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा। वहीं प्रदूषण की रोकथाम के लिए 6 अक्टूबर से दिल्ली सरकार एंटी डस्ट कैंपेनिंग यानी धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन भी शुरू करेगी।
गाजियाबाद में 22 सितंबर को हत्या मामले में पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की बेटी ने ही की थी। गाजियाबाद पुलिस को एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने अपने पति की हत्या होने का मामला दर्ज करवाया था। महिला ने अपनी 14 साल की गोद ली हुई बेटी पर हत्या का शक जताया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो ये सामने आया कि बेटी ने ही अपने पिता की हत्या की, लेकिन हत्या करने में और उसे हत्या के लिए उकसाने वाला उसका प्रेमी था। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मी को गोद ली हुई बेटी थी, जिनकी हत्या हुई है। वह वैशाली के सेक्टर 4 में रहते थे। मृतक का नाम अनिल सक्सेना है। वही उनकी पत्नी पिंकी दिल्ली के मलेरिया विभाग में काम करती है। उन्होंने आरोपी लड़की को गोद लिया था और उसका महाराष्ट्र में रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की मुलाकात फ्री फायर गेम एप्लीकेशन के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई और फिर दोनों इंस्टाग्राम और उसके बाद व्हाट्सएप पर बात करने लगे। इस बारे में जब लड़की के पिता को जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, फिर भी लड़की नहीं मानी। इसके बाद आरोपी ने महाराष्ट्र से गाजियाबाद आने का फैसला किया। प्रेमी ने लड़की के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या को अंजाम दिया। शाम को जब लड़की की मां पिंकी घर वापस पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति की लाश बेडरूम में ही थी और उनके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसी रस्सी से गला भी घोटा हुआ था। इसके बाद उन्हें इसका शक अपनी बेटी पर हुआ, क्योंकि वह उसके बाद से ही वहां से गायब थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बड़े बदलाव के लिए आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने और कुल 182 सीट में से 150 सीट पर जीत हासिल करने में मदद करने की मतदाताओं से अपील की है। केजरीवाल ने मतदाताओं से कांग्रेस को वोट न देने की भी अपील की और कहा कि यदि कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया जाता तो उससे सत्तारूढ़ भाजपा को चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि आपको हराने के उद्देश्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों एकजुट हैं। भाजपा शासित गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। केजरीवाल ने सुरेंद्र नगर शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सिर्फ 50 दिन बचे हैं, जोर लगाइए ताकि हमें कम से कम 150 सीटें मिल सके। हमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है। 90 से 95 सीट से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के लोगों ने हमें 70 में से 67 सीट दी। पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट पर विजयी बनाया। क्या गुजरात के लोग पंजाब और दिल्ली दोनों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे? उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्र के खुफिया ब्यूरो ने कहा है कि अगर आज गुजरात विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप बहुत कम अंतर से जीतेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नोएडा की सड़कों पर वाहन चलाने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। शहर के चौराहों पर दिखने वाले कैमरों को शोपीस ना समझा जाए। आपको ये पता लगा लेना चाहिए कि कहीं आपकी गाड़ी का तो चालान नहीं हो गया। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी के चालान का पता कैसे लगा सकते हैं। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नोएडा में 1000 कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों ने पिछले करीब 4.5 महीने में 1 लाख से अधिक गाड़ियों के चालान काटे हैं। इनमें से करीब 40% वाहन ऐसे हैं जिन्हें बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर ना होने या नंबर बदल लेने की वजह से बहुत से लोगों को उनकी गाड़ी के चालान की जानकारी नहीं मिल पाती है। कई लोग अपना पता भी बदल लेते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने चालान की जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में आप अपनी गाड़ी के चालान से संबंधित जानकारी आप ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और वहां आपको गाड़ी का नंबर और इंजन नंबर या चेसिस नंबर डालकर आप अपनी गाड़ी के चालान का ब्यूरो पता लगा सकते हैं। इसके अलावा
आप ऐप स्टोर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको नोएडा ट्रैफिक पुलिस और उन पर लापरवाह वाहन चालकों के नाम सार्वजनिक करती है, जो बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं। नोएडा में 80 से अधिक जगह ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की फोटो भी कैमरे में कैद की जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल ने आउट पेशेंट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए रोगियों के लिए ओपीडी पंजीकरण के संशोधित समय की घोषणा की है। ओपीडी का पंजीकरण सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इससे पहले ओपीडी में मरीजों को सुबह 8 बजे से 11:30 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन कराना होता था। नए निदेशक के आने के बाद संस्थान के इस फैसले से मरीजों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा मरीजों को झज्जर परिसर लाने के लिए परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संस्थान रोटरी कैंसर अस्पताल और एनसीआई एम्स की प्रमुख सुषमा भटनागर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कहा गया कि डीबीआरआई एचएम्स में ओपीडी में मरीजों के पंजीकरण का समय संशोधित किया गया है। ओपीडी में रोगी का पंजीकरण सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। दिल्ली से मानसून की विदाई हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान ने ताजा अपडेट में बताया कि पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली से मानसून की वापसी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी मानसून विदा हो गया है। दिल्ली के आधिकारिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में इस साल मानसून के सीजन में कुल 516.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पिछले साल 1169.4 मिमी रिकॉर्ड की गई थी। इस हिसाब से दिल्ली में पिछले साल की तुलना में आधे से भी कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में इस मानसून सीजन में कुल 19% कम बारिश हुई। हालांकि मानसून के वापस लौटने के बाद दिल्ली में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने 4 से 7 अक्टूबर के बीच बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। इस दौरान 5 और 6 अक्टूबर को अच्छी बारिश हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल दिखेंगे और तेज धूप निकलेगी। ऐसे में गर्मी परेशान कर सकती है। इस बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान में सामान्य से गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और नोएडा के साथ साथ गुरुग्राम में भी मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना नहीं रहेगी। गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शनिवार रात को किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। हालांकि केजरीवाल को बोतल नहीं लगी और वो बोतल पीछे फेंकी गई थी। उनके ऊपर होते हुए वो बोतल दूसरी तरफ निकल गई। जिस जगह ये घटना हुई वहां काफी भीड़ थी, इसलिए बोतल फेंकने वाले का पता नहीं चल सका। केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर थे और वह राजकोट में खोडलधाम मंदिर में गरबा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त उन पर बोतल फेंकी गई। घटना का ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल पर सार्वजनिक तौर पर हमला हुआ हो। 2014 से लेकर अब तक उन्हें कई बार थप्पड़ भी जड़े गए हैं। साथ ही उन पर जूते और अंडे स्याही और लाल मिर्च भी फेंकी जा चुकी है। वहीं 3 साल पहले केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था। वे दिल्ली के मोती नगर में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक ने केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया था। हरियाणा में रोहतक के गांव अजियाब में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच पर आते ही भारत माता की जय के नारे के साथ अपने संबोधन को शुरू किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया और आपको सत्ता में लेकर आई। जब भाजपा को सत्ता जाती दिखाई दे रही है तो वह आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रही है। उन पर भी सीबीआई की रेड करवाई है। उन्होंने कहा कि वह जन्माष्टमी के दिन सुबह 7 बजे अपनी पत्नी के साथ व्रत रखने की बात कर रहे थे। इसी दौरान नीचे से चौकीदार आया और बोला कि सीबीआई है ही है। उन्होंने कहा कि हमारे घर पर क्या खजाना है, स्वागत है। 14 घंटे तक सीबीआई की रेड की, हर जगह जांच की। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि बुरा मत मानना। उन्होंने कहा कि इंसान हूं, सुबह 7 बजे उठकर स्कूलों में जाकर मां सरस्वती की पूजा की है। उसका ये सिला दिया कि सीबीआई को घर पर भेजकर रेड करवाई गई। खजाने के लिए सीबीआई ने बच्चों की किताबें, बिस्तर व दीवार खंगाली। यहाँ तक कि लोकल
की चाबी लॉकर की चाबी लेकर भी गई। सोचा था कि वहां खजाना मिलेगा, लेकिन वहां बेटे के बचपन में नानी द्वारा दिया गया झुंझुना मिला। सीबीआई व ईडी से नहीं डरते। इसके बाद ईडी व सीबीआई के डर के साथ मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली वालों ने बीजेपी व कांग्रेस को देखने के बाद एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका दिया, इसके बाद किसी और को मौका नहीं दिया गया। दिल्ली के स्कूलों का पता तो आसपास घूमते बच्चों से लगता था, जबकि प्राइवेट स्कूलों का एक ही काम होता था कि साल के शुरू में लूटना और बाद में हर माह लूटना। आपकी सरकार आने से पहले अभिभावकों को था कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दिया जाए तो भविष्य को खतरा और प्राइवेट में भेज दिया जाए तो लूटने का डर है। सरकार ने दिल्ली में बेहतर काम किया और पूरे देश ही नहीं विश्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का डंका बजा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के नियम लागू करने से जनरेटर सेट चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इससे उद्यमियों की परेशानी बढ़ गई है। उनका कहना है कि ग्रेप नियम लागू होने से सीधा असर उद्योग के उत्पादन, सरकार के राजस्व और लोगों के रोजगार पर पड़ेगा, क्योंकि बिजली विभाग 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं दे पाता है। ऐसे में मजबूरी में बस उद्यमियों को जनरेटर सेट चलाने पड़ते हैं। इस मामले के लेकर उद्यमियों का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात भी की और उन्होंने मांग पत्र सौंप कर उद्योगों को रियायत देने या फिर 24 घंटे बिजली सप्लाई देने की मांग की। उद्योगों का साफ कहना है कि सरकार उन्हें बिजली उपलब्ध कराए व जनरेटर सेट उठाकर बिजली बोर्ड को दे देंगे। वहीं फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बैनर तले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे उद्यमी प्रतिनिधि मंडल ने साफ शब्दों में कहा कि वे प्रदूषण नियंत्रण के पक्षधर हैं, ग्रेप की गाइडलाइन का पालन करने को भी तैयार हैं। उन्हें बस 24 घंटे बिजली आपूर्ति चाहिए। उद्यमियों ने अपनी बात केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से मिलने पर भी अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने उन्हें पर्यावरण मंत्री से मिलने का आश्वासन देते हुए कहा कि वह भी उद्यमियों की ओर से ग्रेप की छूट के लिए पैरवी करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल एफसीआई के महासचिव रोहित रुंगटा और श्रीराम अग्रवाल, राकेश जग्गी, देवेंद्र गोयल आदि ने कहा कि ग्रेप लागू होने के बाद सीपीसीबी और एचपीसीबी की नजरें उद्योगों पर लगी हुई है। उन्होंने मंत्री से मांग की है कि इन विभागों की ज्यादा सख्ती पर रोक लगाई जाए, चालान आदि ना किए जाए। उद्योगों ने कहा कि जनरेटर सेट ना चलाना प्रदूषण का समाधान नहीं है, इसलिए जितनी देर के लिए बिजली कटौती हो उतनी देर के लिए जनरेटर चलाने की अनुमति भी होनी चाहिए। वहीं डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान जेपी मल्होत्रा का कहना है कि कोई भी उद्यमी जनरेटर सेट सोकिया नहीं चलाना चाहता, इससे लागत में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने बताया कि बिजली करीब 9 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है, जबकि जनरेटर से खर्च करीब 30 रुपए प्रति यूनिट आता है। वहीं ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर कपूर ने कहा कि यदि प्रदूषण के नाम पर उद्योग पर अधिक सख्ती की गई और उद्योग बंद हुए अथवा उत्पादन घटा तो उसका सीधा असर लोगों के रोजगार पर पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस अब ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं और बाइक मैकेनिकों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। एसपी ट्रैफिक विनोद कुमार ने ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं, बाइक मैकेनिक और वेल्डरों के साथ बैठक कर साफ शब्दों में कहा कि बाइकों के साइलेंसर मॉडिफाई कराने वाले मैकेनिकों और पार्ट्स बेचने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन के अभियान में पुलिस ने 325 बुलेट बाइक की जांच की। इनमें से पटाखा छोड़ने वाले 30 बुलेट बाइक को
इंपाउंड किया गया। बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक नीतीश अग्रवाल के निर्देश पर बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर में मॉडिफाई कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले को लेकर शहर के सभी ऑटोमोबाइल मार्केट के मोटरसाइकिल मैकेनिक, दुकानदार और वेल्डरों के साथ बैठक की गई, जिसमें एसएचओ ट्रैफिक दर्शन कुमार, तीनों जोन के टीआई मौजूद रहे। बैठक में एनआईटी नंबर 1 मनदीप गौरव और सनातन बाटा रोड और एनआईटी एचपी नरूला आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसीलिए अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मोटरसाइकिल मॉडिफाई करने और सामान बेचने का काम कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं और आपके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 25 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये कहना है दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का। दिल्ली सरकार ने यह फैसला राजधानी में आगामी सर्दी के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किया है। इसके लिए दिल्ली में 15 पॉइंट का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सचिवालय में एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। ये वॉर रूम 3 अक्टूबर से लॉन्च हो जाएगा। गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्रालय के सभी विभागों को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एनसीआर के इलाकों में जीआरएपी लागू होने में गंभीरता नहीं दिखी। ग्रीन गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन यानी धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन शुरू किया जाएगा। इसके लिए 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन साइट को वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाना कंपलसरी है। इसके अलावा 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की साइटों पर स्मोक गन लगाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो भी प्राइवेट एजेंसियां काम करती हैं उन्हें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की साल की शुरुआत से इस पर तैयारी कर रही है। मार्च में कई एजेंसियों से हमने सजेशन मांगे थे जो 2 मई को सजेशन आ गए हैं। वहीं 29 सितंबर को परिवहन, पर्यावरण, पुलिस आदि विभागों के साथ बैठक कर तैयारी शुरू कर दी गई। अब 10 अक्टूबर को राजधानी में बायो डिकम्पोजर छिड़काव शुरू कर दिया जाएगा और इसका छिड़काव 5000 एकड़ में किया जाएगा। अक्टूबर माह का आगाज होते ही देश में कोरोना की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के मामलों में कमी दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3011 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले के मुकाबले में पिछले 24 घंटे में मिले ये सबसे कम मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन 671 लोगों को कोर्ट में पेश किया दिख रहा है कि बेखौफ 3 आरोपी आलम, बिलाल और फैजान, पुलिस तीनों आरोपितों ने केस वापस भेजा दिया है। पेश के मनीष की हत्या। मनीष, नमस्कार।